Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 9th January 2024 and like every day मैं हूँ आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examinations. तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक because in this video we are going to learn various new facts and concepts. Now the topic is RBI norms for politically exposed persons. तो रिसेंटली क्या हुआ है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF के कुछ रिकमेंडेशंस को कंप्लाई करते हुए आरबीआई ने अपने कुछ नियम में, कुछ नॉर्म्स में कुछ अपडेशन किया है, कुछ उसमें चेंजेस लाए हैं. वो नॉर्म्स रिलेटेड था पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से और रेगुलेटेड एंटिटीज से. तो क्या होता है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्संस, क्या होता है रेगुलेटेड एंटिटीज, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और इसके क्या रिकमेंडेशंस थे, ये सारी बातों को हम इस टॉपिक में जानेंगे. नाउ द फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन. क्योंकि सारा जो केवाईसी नॉर्म्स में अपडेशन आया है वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए ही आया है. सो दे आर द पर्सन्स हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद अ प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन. तो देखो इसको सिंपल ऐसे समझो, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी का मतलब क्या होता है. पॉलिटी का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो राज व्यवस्था होता है, ठीक है. तो इसमें सब कुछ आता है, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जुडिशियल जो लोग हैं वो आते हैं, जज आते हैं, जुडिशियल पार्ट जो है वो भी आते हैं, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव लोग हैं वो भी आते हैं. अब ऐसे समझो ये तीनों ही पार्ट में जो हायर रैंक पे बैठे हुए हैं, जिनके पास की डिसीजन लेने का क्षमता है, जो डिसीजन लेकर बहुतों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं. तो फिनेंशियली उनके पास बहुत बड़ा पावर है, उनके पास एक ऐसा पोजीशन है जहां पर कि एक चांस है, एक रिस्क है कि उनका इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का ब्राइबरी या करप्शन में भी आगे चलकर हो सकता है और उनके करप्शन को बहुतों को इन्फ्लुएंस होगा, बहुतों को इफेक्ट पड़ सकता है. वैसे लोगों को कहा जाता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन. ये कोई एक तरह से देखो तो आपको लगेगा कि अरे सर आप तो इसमें ब्राइबरी करप्शन की बात करने लगे. देखो यहाँ रिस्क की बात हो रही है. एक ऐसा पोजीशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर है तो जरूर उसके पास ऐसा चेयर है, उसके पास डिसीजन लेने का पावर है. अगर वो करप्ट रहा तो बिल्कुल वो करप्शन कर सकता है, करता ही है अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं. तो वैसे लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कहलाते हैं. तो यहाँ बैंक जो नॉर्म्स निकालता है, केवाईसी नॉर्म्स निकालता है, तो बैंक ये कहता है कि उनके साथ ड्यू डिलीजेंस के साथ पेश आना है बैंक को. तो डिलीजेंस का मतलब यहाँ ये है कि उनके साथ थोड़ा नम्रतापूर्वक पेश आइए और उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए जाते हैं. एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन अगर सीधे एक बैंक जाता है और अपना अकाउंट खुलवाने की इच्छा जाहिर करता है तो उसके केवाईसी फॉर्म पहले भरे जाएंगे और केवाईसी में अगर ऐसा कुछ क्लियर होता है कि वो पीईपी है, ये जब क्लियर हो जाता है तो फिर बैंक में एक सर्टेन रैंक का ऑफिसर होता है, केवल वही ऑफिसर उसका अकाउंट वहाँ खोल सकता है. उसके नीचे रैंक का ऑफिसर वहाँ अकाउंट नहीं खोल सकता है. यानी कि जनरल अकाउंट का क्राइटेरिया अलग है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट का क्राइटेरिया अलग है. फिर बाद में जो अकाउंट पर सर्विलांस होता है वो इन अकाउंट्स पर रेगुलर बेसिस पर होता है, डेली बेसिस पर होता है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ से हुआ, इससे लिंक और कौन कौन अकाउंट है. तो बहुत सारी बातों का तब यहाँ ध्यान रखा जाता है. सो ये सब आरबीआई के केवाईसी नॉर्म्स के अंडर ये सारी बातें होती है, ये सारे काम उसी के अंडर होता है. तो आई होप आपको ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन समझ में आ गया होगा. नाउ द टर्म इज रेगुलेटेड एंटिटीज, REs, which means all scheduled commercial banks, regional rural banks, sorry, local area banks, LABs, all primary urban cooperative banks, state and central cooperative banks, CCBs, and any other entity which has been licensed under section 22 of Banking Regulation Act 1949. तो इसके अंतर्गत जो भी ऐसा बॉडी होगा वो सब रेगुलेटेड एंटिटीज है. ये रेगुलेटेड एंटिटीज पीईपीज यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो एज ए कस्टमर इस्टेब्लिश हो या फिर एज ए बेनिफिशियल ऑनर्स इस्टेब्लिश हो. तो ये जो बैंक्स हैं ये पीईपीज के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन एक बार रिलेशनशिप बन जाने के बाद बैंक्स हैव टू परफॉर्म रेगुलर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस. लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ एडिशनल कंडीशंस भी फॉलो करने होते हैं जो आरबीआई प्रेस्क्राइब करता है फॉर ट्रांजैक्शन विथ पीईपीज.
तो पीईपी के साथ जो अकाउंट होता है वो नॉर्मल अकाउंट नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें एडिशनल कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है आरबीआई। मैंने पहले ही आपको बताया कि पीईपी जो होते हैं वहाँ एक हाइयर रिस्क होता है कि पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है किसी तरह का ब्राइबरी या करप्शन में। पब्लिक का जो कमाया हुआ पैसा है, मेहनत का पैसा, वो ये इधर उधर कर सकते हैं, उसमें बैंक का हेल्प ले सकते हैं। तो आरबीआई का काम है उसको पूरे मॉनिटर करना और ऐसा कुछ भी होने से रोकना। अगेन आई एम रिकॉलिंग इट कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, किसी भी तरह का कोई निगेटिव रिमार्क मत समझ लेना किसी व्यक्ति के ऊपर। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये रिस्क है कि वो ब्राइबरी या करप्शन में लिप्त हो सकते हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये एक्सपोज्ड होते हैं, ये वल्नरेबल होते हैं बहुत सारे ग्रुप को, जैसे कोई हैकर होता है या फिर फ्रॉड्स होते हैं बहुत सारे। तो ये इनके अकाउंट को टारगेट कर सकते हैं, और सिंस ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है इनका, तो आरबीआई का अपना एक सेफ्टी मेजर्स है। तो यहाँ दोनों तरह से रोका जाता है। ये खुद अगर किसी तरह के करप्शन में लिप्त होंगे तो फिर इनको रोका जाएगा आरबीआई के द्वारा, या कोई थर्ड पर्सन या थर्ड कोई एंटिटी आकर के इनको परेशान करने के लिए किसी तरह का कुछ करेगा तो वहाँ भी आरबीआई का अपना एक सेफ्टी मशीन काम करता है। दैट्स वाई सम additional norms or some additional guidelines are provided by RBI to the banks from time to time to deal with these PEPs. सो दीज वर द टर्म्स। अब आइए बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ ये है कि जो पीईपीज का डेफिनेशन है इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे पहले से, उसमें एक क्राइटेरिया अब बढ़ा दिया गया है। एक क्राइटेरिया अब बढ़ा दिया गया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो किसी फॉरेन कंट्री के अंडर किसी भी तरह का प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, किसी भी इंडिविजुअल ने, चाहे वो किसी स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हेड हो, या सीनियर पॉलिटिशियन हो, सीनियर गवर्नमेंट या जुडिशियल या मिलिट्री ऑफिसर्स हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट ऑन्ड कॉरपोरेशंस हो, यानी कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल, ये तीनों पार्ट में जो सुप्रीम डिसीजन लेने वाले कोई भी पर्सन है वो सब पीपीज में गिने जाते हैं। तो अब तक में यहाँ क्या था कि देश के अंदर किसी तरह का प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट करने पर उन्हें पीपीज कहा जाता था, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया आज बढ़ गया कि फॉरेन कंट्रीज के अंडर भी किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है, किसी प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है कहीं पर भी, तो उन्हें भी अब से पीईपीज माना जाएगा। ऐसा आरबीआई ने क्यों किया है? क्योंकि एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ने इस तरह करने का रिकमेंडेशन बहुत पहले से दिया हुआ था। अब आपको बता दूं कि भारत में है पीएमएलए 2002। देखो, पीएमएलए 2002 का क्या काम है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नाम से ही क्लियर हो गया हो कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, और वहीं डिफाइन किया गया है कि पीईपीज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो पीईपीज को डिफाइन कर दिया गया, लेकिन इसमें ये बात इसमें नहीं इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन जो एफएटीएफ है वो कहता है कि नहीं, इन्हें भी इंक्लूड कीजिए। प्रोमिनेंट, सॉरी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के डेफिनेशन में ये जो क्राइटेरिया है इसे भी इंक्लूड किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन है एफएटीएफ का। और यही कारण था कि आरबीआई ने कहा कि ठीक है, पीएमएलए 2002 को रेमेंड करने का काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कब करेगी नहीं करेगी वो जाने दो। आरबीआई ने पीईपी के डेफिनेशन में कुछ चेंज ला दिया अपने केवाईसी नॉर्म्स के बुकलेट में। तो इस तरह से ये एक न्यूज़ था जो आपके सामने आया। आई होप आप सबने इसको एंजॉय किया होगा, आपको नया कुछ जानने को मिला और एग्जाम में आपको जरूर ये काम देगा। नाउ द टॉपिक इज बॉबिली वीणा। वीणा, आप सबको पता है कि वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो एक्चुअली इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और बॉबिली एक एरिया का नाम है, एक जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और सिंस ये जो वीणा है, इसके क्राफ्ट्समैन की बात करें या फिर जो वुड्स होते हैं जिससे ये बनाया जाता है, इसके क्राफ्ट्समैन, इसके वुड्स और इसके बनाने का तरीका, ये सब बॉबिली एरिया से नेटिव है। दैट्स वाई दिस वीणा इज नेम्ड आफ्टर दैट एरिया एंड कॉल्ड बॉबिली वीणा। एंड रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, जो भी इसको क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, उन्होंने ऐसा एडमिट किया था ऑन मीडिया कि वे अब कुछ फिनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज डिमांड बहुत कम हो गया है इस वीणा का पब्लिक की तरफ से, और गवर्नमेंट भी इसको लेकर के किसी तरह का खास पैट्रोनेज अपना नहीं शो कर रही है।
एंड रिसेंटली ये वीणा न्यूज में इसलिए था बिकॉज इसके क्राफ्ट पर्सन्स जो इसे बनाते हैं उन्होंने मीडिया में एडमिट किया था कि वे अभी बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज पब्लिक में इस वीणा का डिमांड कम होते जा रहा है एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायर्ड पैट्रोनेज था वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं कि 2011 में इसे बॉबिली एरिया का जीआई टैग भी दिया गया था। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ देखते हैं। इसे सरस्वती वीणा कहा जाता है। ऑब्वियसली गॉडेस सरस्वती के कोई भी पिक्चर में आप अगर वीणा देखते हैं तो वो कुछ इसी तरह का दिखता है। दैट्स वाई दिस वीणा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरस्वती वीणा। इट्स अ लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कार्नाटिक म्यूजिक सिस्टम। और इसका जो ट्यून होता है वो बहुत ही फाइन और डिस्टिंक्टिव होता है। इसके नोट्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव होते हैं। और इसे बनाने का जो एक शुरुआत हुआ था वो 17th सेंचुरी में हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ पेद्दा रेयुदू द किंग ऑफ बॉबिली संस्थानम। और वो म्यूजिक के बहुत बड़े पैटर्न भी हुआ करते थे अपने टाइम में। इस वीणा को क्राफ्ट करने का प्रोसेस बहुत ही पेन स्टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए इसमें। जैक वुड के लकड़ी से इसे बनाया जाता है। इस वीणा को क्राफ्ट करने का प्रोसेस बहुत ही पेन स्टेकिंग होता है, एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। बिना उसके ये बनाना इतना आसान नहीं है। कई दिनों तक, कई सालों तक एक क्राफ्ट पर्सन पहले मेहनत करता है, सीखता है, तब जाकर इसे बना पाता है। और इसे बनाने के लिए भी एक खास तरह के लकड़ी की यूज होती है। बॉबिली में ही एक टाउन है गोल्लापल्ली, और वहाँ पर जैकवुड ट्री लॉग्स पाए जाते हैं। तो जैकवुड ट्री लॉग्स से ही ये बनाया जाता है। लॉग मतलब आपको पता होगा कि एक ट्री का जो इस तरह का क्रॉस सेक्शन हिस्सा होता है बड़ा सा, उसी को लॉग्स कहा जाता है। तो एक बड़ा सा लॉग्स पूरा का पूरा खर्च हो जाता है एक वीणा को बनाने में। दैट्स वाई इसका नाम एक नदी वीणा भी कहा जाता है। तो याद रखना, बॉबिली वीणा, सरस्वती वीणा और एकांदी वीणा, ठीक है, एकांदी वीणा, ये तीनों एक ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और पूरा 1 महीना लग जाता है एक जो लकड़ी का लॉग है उसको पूरा क्राफ्ट कर ठीक से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। और माना जाता है कि कोई भी दूसरा लकड़ी लेकर अगर इसे बनाया जाए तो ये नहीं बनेगा। इससे जो साउंड आएगा वो फाइन नहीं होगा। जो एक्चुअल बॉबिली वीणा का साउंड होता है वो जैक वुड के फाइन ग्रेन्स के कारण ही संभव हो पाता है। सो दैट्स वाई इट वॉज सम फैक्ट्स अबाउट दिस वीणा। दीज वीनाज आर ऑल्सो रिमार्केबल फॉर द एक्विजिट डिजाइंस। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ कुछ डिजाइन्स इतने अच्छे सुंदर किए गए हैं, इतने अच्छे कसीदा किया गया है इसमें कि वो भी अपने आप में एक यूनिकनेस है इसका। जो भी बॉबिली वीणा होता है उसके ऊपर डिजाइन्स भी बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। और 17th सेंचुरी से ये बनता आ रहा है। तो इसे बजाने वाले या फिर इसको क्राफ्ट करने वालों का एक अलग ही समझ लो कास्ट बन के तैयार हो गया है, जिनको बॉबिली वीणा संप्रदायम भी कहा जाता है। और 2011 में इसे जीआई टैग भी दिया गया था फॉर द एरिया बॉबिली। नाउ द टॉपिक इज प्रोजेक्ट वीर गाथा और प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। रिसेंटली पीआईबी के एक नोटिफिकेशन में प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। इसमें यह बताया गया है कि करीब 1.37 करोड़ स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एज ए पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। इसमें क्या होता है, 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को चुने जाते हैं। पहला कैटेगरी होता है 3 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों का, दूसरा होता है 6th से लेकर 8th तक के बच्चों का, और थर्ड इज 9th एंड 10th एंड फोर्थ इज 11th टू 12th कैटेगरी। इन 4 कैटेगरी से 25-25 कर बच्चे चुने जाते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन होता है, उससे बच्चे चुने जाते हैं, फिर स्टेट लेवल पर चुने जाते हैं, एंड लास्टली नेशनल लेवल पर करीब 4000 स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। और वहां से फिल्टर होकर 100 स्टूडेंट्स बाहर आ पाते हैं। उनको प्राइज़ दिया जाता है, लगभग 10,000 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाता है। एंड ऑन द 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे परेड होता है उसमें ये 100 विनर्स को मौका मिलता है वहाँ डायरेक्ट बैठकर, एक वीआईपी कॉरिडोर में बैठकर उस रिपब्लिक डे परेड को नज़दीक से एंजॉय करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वीर गाथा का ये पूरा इनिशिएटिव, आपको समझ में आ गया होगा।
सिंस ये प्रोजेक्ट 2021 से शुरू हो गया था, दैट मीन्स 2021 पूरा पूरा लग गया था। सबसे पहले तो वो कंपटीशन कराना पड़ता है पैन इंडिया लेवल पर, और जिसमें करीब 1.37 करोड़ स्टूडेंट्स हिस्सा भी लेते हैं, और फाइनली 100 स्टूडेंट्स को चुनने में 7-8 महीना का समय लग ही जाता है। तो 2021 से शुरू हुआ था, और 2022 के परेड में वे 100 पार्टिसिपेंट्स विनर्स बैठे थे, वहाँ एंजॉय किए थे इन लोगों ने, इनको प्राइज़ भी दिया गया था। और तब से लेके अब तक ये 2024 में थर्ड टाइम है, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। और जो भी बच्चे होते हैं उनको करना क्या है, कंपटीशन आखिर किस बात का है, तो ये एक एसे या पैराग्राफ राइटिंग का कंपटीशन होता है। लेकिन वो जो एसे या पैराग्राफ राइटिंग कंपटीशन है वो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के ऊपर होना चाहिए, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इवन इन द फाइट ऑफ 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके भी फाइटर के ऊपर आपका एसे या पैराग्राफ या पोएम कुछ भी आप लिख सकते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, या फिर ट्राइबल रिवोल्ट जो हुए थे, ट्राइबल अपराइजिंग हुए थे, संथाल रिबेलियन वगैरह, उन सब के भी ऊपर आप अपना पोएम, प्रोज, पैराग्राफ, एसे ये सब लिख के ले जा सकते हैं। बच्चों से ये कहा जाता है कि आप लिख सकते हैं, और जिनका सबसे अधिक क्रिएटिव होता है, जिनका सबसे अच्छा होता है, उनको इस तरह का प्राइज से नवाजा जाता है। सो दैट वाज द टॉपिक, आई थिंक यू लाइक इट। रिसेंटली सोहराई पेंटिंग वाज इन न्यूज बिकॉज वेस्ट बंगाल के एक विलेज में नए साल की शुरुआत इसी पेंटिंग के वर्कशॉप से की गई थी, एंड दिस पेंटिंग इज अ काइंड ऑफ एंशियंट इंडिजिनस आर्ट। तो सिंस ये न्यूज़पेपर में बना रहा था कुछ दिनों तक सोहराई पेंटिंग, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स एन इंडिजिनस मुराल आर्ट फॉर्म। मुराल का मतलब पता होगा आपको कि वॉल पेंटिंग को हम लोग मुराल आर्ट कहते हैं। इसके अलावा सोहराई वर्ड जो है ये सोरो से डिराइव हुआ है। सोरो का मतलब होता है टू डिराइव विद अ स्टिक। और अगर डेट की बात करें तो ये पेंटिंग बहुत ही पुराना है। इट डेट्स बैक टू द मेसो कैलकोलिथिक पीरियड, दैट मीन्स 9000 टू 5000 BC। इतना पुराना पेंटिंग है ये, क्योंकि जो इसको रॉक शेल्टर एक्सकेवेट किया गया था बरका गांव हजारीबाग में, तो वहाँ उन रॉक में, उन केव्स के भीतर इस तरह के पेंटिंग से सिमिलर पेंटिंग देखने को मिले थे। एग्जैक्टली सिमिलर पेंटिंग वहाँ देखने को मिले थे, जो अभी के डेट में ट्रेडिशनल सोहराई पेंटिंग्स हुआ करते हैं उस तरह के। इसका थीम जनरली क्या होता है, तो नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स एंड अमॉन्ग्स्ट अदर्स। जनरली इस पेंटिंग को ट्राइबल वुमेन्स ही बनाया करती है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे चारकोल, क्ले या सॉइल। इन सब चीज़ों से ये बनाती है। केमिकल सब्सटेंसेस का यूज उतना अधिक नहीं होता है। और ये जो ट्राइबल वुमेन हैं वो कुर्मी, संथाल, मुंडा, ओरांव, अगारिया, घटवाल ट्राइब्स के हुआ करती हैं। झारखंड स्टेट के हजारीबाग रीजन को इस पेंटिंग के लिए, यानी सोहराई पेंटिंग के लिए, जीआई टैग भी दिया गया है। इसके अलावा इस पेंटिंग से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये झारखंड, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कम्युनिटीज़ में इंडिजिनस है। उन लोगों ने खुद से ये डेवलप किया है, और वो बहुत सालों से, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ये करीब मेसो कैलकोलिथिक पीरियड, दैट मीन्स 9000 टू 5000 BC से ये इंडिजिनस है इन ट्राइबल्स लोगों का। इन ट्राइब्स के द्वारा सोहराई पेंटिंग के अलावा एक और फेस्टिवल भी मनाया जाता है, सोहराई फेस्टिवल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सोहराई पेंटिंग भी है और सोहराई फेस्टिवल भी है। सोहराई फेस्टिवल ईच ईयर मनाया जाता है, वंस इन अ ईयर, और ये मार्क करता है हार्वेस्टिंग सीजन को, फसल के कटाई को ये मार्क करता हुआ एक फेस्टिवल मनाया जाता है उन लोगों के द्वारा। अराइवल ऑफ विंटर को भी ये सेलिब्रेट करते हैं एज सोहराई फेस्टिवल। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, एक डिसीजन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का मेंशन हुआ है। तो वो केस कुछ इस तरह से है कि एक कोई पीआईएल दर्ज हुआ था, दायर हुआ था, जिसमें ये मांग उठाया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सन ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, और कांग्रेस से एक एपोलॉजी भी मांगा जाए। अब क्या एपोलॉजी था उतना डिटेल में नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो भी यादें हैं वो इमॉर्टल हैं, और हम में से कोई भी उन्हें बेस्टो कर सके इतना हमारा लिमिट नहीं है, ये लिमिट से बाहर की बात हो गई, और उनको कोई रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और ये कुछ भी जुडिशियल डिक्टेट के थ्रू तो नहीं हो सकता है। अब पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो कुछ उनको खिताब दे दे, वो कुछ कह दे, वो तो अलग बात है। लेकिन जो जुडिशियल डिक्टेट
ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जुडिशियरी से ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। रिसेंटली इंद्रायणी रिवर वॉज इन न्यूज बिकॉज इस रिवर के वाटर सरफेस पर फिर से एक बार टॉक्सिक फोम देखने को मिला है। तो इंद्रायणी रिवर, सबसे पहले तो चलो एक मैप पर आपको दिखाता हूँ। इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये जो जगह है ये लोनावला का कुरवंदे गांव है, और यहाँ से ये इंद्रायणी रिवर ओरिजिनेट करता है और ये इस तरह से बहते हुए आकर फाइनली भीमा रिवर में मिल जाता है। दैट मीन्स इंद्रायणी रिवर भीमा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, और आप देखेंगे कि भीमा रिवर भी फ्लो करते हुए आगे चलकर जाकर कृष्णा रिवर में यहाँ मिल जाता है, और इस तरह से कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर है। कुरवंदे विलेज है नियर लोनावला, ये एक हिल स्टेशन है सह्याद्री माउंटेन्स ऑफ महाराष्ट्र में, जहाँ से ये इंद्रायणी रिवर ओरिजिनेट हो रहा है। और ये रिवर रेन से फेड होता है, फ्लोज ईस्टवार्ड मीट द भीमा रिवर, और पुणे सिटी के पास ये नॉर्थ वार्ड फ्लो करना शुरू कर देता है थोड़ी दूर के लिए, उसके बाद फिर से ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करने लगता है। द रिवर हैज़ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इस रिवर के बैंक पर दो सेक्रेड टाउन्स भी सिचुएटेड हैं, अलंदी एंड देहू। अलंदी की बात करें अगर तो ये संत ध्यानेश्वर की समाधि है, देहू की बात करें तो ये संत तुकाराम का होम टाउन माना जाता है, और वलवन डैम जो कामक्षेत्र में सिचुएटेड है ये भी इंद्रायणी रिवर पर बिल्डअप किया गया था। दैट्स वाई ये भी एक फैक्ट आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये वलवन डैम जो है ये महाराष्ट्र का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन भी है। सो दैट वाज द टॉपिक। इसके अलावा भीमा रिवर से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके स्क्रीन पर है, आप चाहें तो स्नैपशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, या फिर पॉज करके इसको पढ़ लो एक बार। सो दैट वाज द टॉपिक इंद्रायणी रिवर। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन कैबिनेट ने पृथ्वी स्कीम के लिए 4797 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं। इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना। और इस सैंक्शन के बाद ये जो 4797 करोड़ रुपीस का सैंक्शन हुआ है, जो ईयर 2021 से 26 तक के लिए सैंक्शन हुआ है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर दिस स्कीम, इस स्कीम से या फिर इस सैंक्शन से, ये जो 4797 करोड़ रुपीस का सैंक्शन हुआ है, इससे इंडिया का जो अप्रोच है टू अर्थ साइंसेस रिसर्च एंड एप्लीकेशन, इसमें एक रिवोल्यूशन देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। और ये पृथ्वी स्कीम ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, एंड ये जो पृथ्वी स्कीम है ये 5 सब स्कीम्स को इंटीग्रेट कर बनाया गया है अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। जैसे अक्रॉस की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए है, तो एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, इसे नाम दिया गया है अक्रॉस। एंड ओ स्मार्ट ये ओशियंस को स्टडी करने के लिए है, तो ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड पेसर इज फॉर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, ये जो अर्थ के बाहर का अपना एक क्रायोस्फेयर है उसके रिसर्च के लिए पेसर प्रोग्राम है। और सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस, आप सबको पता है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस ये एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं अर्थ के उसको स्टडी करता है, तो इसके लिए प्रोग्राम है सेज। एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, इसके लिए प्रोग्राम है रीच आउट। तो बेसिकली यहाँ पर इस पृथ्वी ये जो स्कीम है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन है वो ऑगमेंट किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन होता रहे, चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात करें, ओशियन की, या जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, या सॉलिड अर्थ की, तो हर जगह हमारा ऑब्जर्वेशन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके, इस तरह का एक सिस्टम हम डेवलप कर पाएँ, यही इस स्कीम का एक लॉन्ग टर्म गोल है। दिस विल इनेबल रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम्स वाइटल साइंस एंड चेंजेज। और ऐसा करने से क्या होगा, तो ये हमें क्लाइमेट चेंज के भी साइंस को समझने में और उसमें एडवांस करने में बहुत हेल्प करेगा। वेदर, ओशियन, क्लाइमेट हजार्ड्स, इन सब को भी हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, ऐसा सिस्टम डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दीज प्रोग्राम्स कलेक्टिवली एम टू इन्हेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ्स वाइटल साइंस एंड ट्रांसलेट साइंटिफिक नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल सर्विसेज, जो सोसाइटी को बेनिफिट कर दें, या इन्वायरमेंट को बचाने में काम आए, या हमारे इकोनॉमी को भी ठीक करने में काम आए। तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि हम अर्थ के जितने भी वाइटल साइंस हैं उनको हम ठीक से समझ पाएँ और उनको प्रैक्टिकली यूज कर पाएँ। सो दिस वाज द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज पालाश फिश ईगल। रिसेंटली चिल्का वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने चिल्का लेक के पास एक बर्ड सेंसस कराया, जिसमें उन्होंने पाया कि आफ्टर 10 ईयर्स वहाँ पर
पालाश फिश ईगल का प्रेजेंस अभी हो गया है। देखो पालाश फिश ईगल जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ब्राउनिश होता है, बैंड टेल्ड होता है और ये पार्शियली माइग्रेटरी बर्ड है। तो ये चिल्का लेक के पास अक्सर विंटर के समय में देखा जाता था। तो 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ये यहाँ पर नहीं दिख रहा था, लेकिन इस साल ये दिखा है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम चिल्का लेक, ओडिशा। इट कैन बी सीन नियर लेक्स, मार्शेस, लार्ज रिवर्स और लो लैंड से लेकर 5000 मीटर्स के एलिवेशन तक इसे देखा जा सकता है। फीड्स प्राइमरीली ऑन फिश बट मेनी अदर प्रे आर पार्ट ऑफ इट्स डाइट। तो फिश के अलावा भी बहुत कुछ खा लेता है ये। यूजुअली ये नियर वाटर ही रहता है, किसी बड़े से पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा नेस्ट बनाकर, घोंसला बनाकर ये वहाँ रहा करता है। और कहा जाता है कि ये ईस्ट पैली आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। कजाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार में ये पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। थ्रेट्स की बात करें तो कहाँ से इसे खतरा है, देखो ह्यूमन जिस तरह से हैबिटेट डिग्रेडेशन इसका कर रहा है, पॉल्यूशन के कारण, चाहे डिफॉरेस्टेशन के कारण, चाहे लेक्स में ओवर फिशिंग कर ले ह्यूमन बींग्स, इसके कारण इसे एक थ्रेट देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं चिल्का लेक के बारे में। तो ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है और 1981 में चिल्का लेक को फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन। इन दिस मैप यू कैन सी द चिल्का लेक, इट्स एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये चिल्का लेक है, ओडिशा में ये सिचुएटेड है। इसका जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है और ये बे ऑफ बंगाल से एक नैरो पैसेज होके मिलता है। इसका जो नैरो यहाँ वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी और इस बे ऑफ बंगाल के बॉडी के बीच में एक पतला सा नैरो स्लिट है लैंड का। तो ये एक यूनिक फीचर है इस चिल्का लेक का। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है और ये रिवर दया के माउथ में खुला हुआ है। ये रिवर दया के माउथ में ये बनता है। ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, आपको पता रहना चाहिए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स इससे कनेक्टेड है, पुरी, खुर्दा एंड गंजम। और इसके अलावा इसके सैलिनिटी के बेसिस पर, इसके अदर फीचर्स के बेसिस पर इसे 4 डिविजन्स में बांटा गया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट 4th डिवीजन में इसे बांटा गया है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानो कि इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल एनीवेयर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरे भारत सब कॉन्टिनेंट में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल। और यहाँ जो एक नालाबान आइलैंड है, इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है, नालाबान आइलैंड, विद इन द लेक, notified as a bird sanctuary under the Wildlife Protection Act 1972. So these are the information related to चिल्का लेक। और हमने पलाश फिश ईगल के बारे में भी जाना। So this was the topic.